हेलो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे आज हम लोग। और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे प्रश्न आपको सॉल्व करके बताए जाएंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई प्रणाली में मूल भौतिक राशि है। तो इनमें से जो है समय आएगा। अगला है, दो सदिशों का योग सदैव होता है। तो इसका सही है सदिश। फिर अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार चकती के केंद्र से गुजरती तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो इसका सही होगा mr²/2। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो पृथ्वी की सतह पर शून्य होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली स्प्रिंग का तनन खींचना निर्धारित होता है। यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है, इस कारण ये इसके रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए ये आरूपण या दृढ़ता गुणांक से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर कार में द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका सही है पास्कल का नियम। अगला है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन, तो इसमें आ जाएगा घातांकों। ये हो जाएगा आपका, घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर चढ़ाया जाता है। अगला है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का व्यक्त करता है। यानी वीटी ग्राफ जब बनाते हैं, ये टी और ये वीटी ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो लाइन बनती है ये तो त्वरण को प्रदर्शित करती है, परंतु ये वाला जो भाग है ये उसके विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो हमसे विस्थापन पूछा गया है, मतलब क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसमें सही होगा हमारा विस्थापन। अगला है, खींची तनित स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 kx²। अगला है, घूर्णी गति में जो महत्व का होता है वही महत्व स्थानांतरीय गति में संवेग का होता है। तो इसमें आ जाएगा कोणीय संवेग। इसमें आ जाएगा आपका कोणीय संवेग। फिर अगला प्रश्न है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो इसका आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति विमाहीन राशि है, इसलिए प्रतिबल का फार्मूला जाएगा। फिर अगला है, x बराबर 3 sin 2πt + π/2 में आयाम है। तो समीकरण से यदि हम देखें तो a sin ωt होता है, तो जो a होता है वो आयाम होता है। तो a के स्थान पे यहाँ लिखा है 3, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो इसमें इधर है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो है वो होता है mv²/r। ये फार्मूला होगा। फिर अगला है, स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान। तो इसका जो सीमांत मान होता है ये होता है ये μsn, यानी ये दूसरे का आंसर हो गया। फिर अगला है शक्ति। तो शक्ति बराबर P बराबर होता है W/T और W बराबर होता है F(x) तो बटे T, और इसको मिला दिया तो हो गया V। तो इसलिए फार्मूला हो जाएगा ये FV, यानी तीसरे का फार्मूला हो गया हमारा FV। अगला है विशिष्ट ऊष्माधारिता।
तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का फार्मूला ये है डेल्टा क्यू बटे एम डेल्टा टी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा गैस दाब। तो गैस दाब का फार्मूला ये है 1/3 NM V बार का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। फिर छठा सरल आवर्त गति में विस्थापन। तो इसका फार्मूला है ये C वाला। इस तरीके से ये जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है विमाओं की समघातता या विमी समांगता का सिद्धांत लिखिए। तो इसका सिद्धांत होता है कि दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है। यह समान होना चाहिए, यदि शर्त भी हो तो यही होगी। दोनों विमीय समांगता में दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है। अगला प्रश्न है एक समान धनात्मक वेग से गति से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसा होगा। तो एक समान वेग से यदि कोई वस्तु चल रही है तो हम ग्राफ बना लेते हैं उसका। ये ग्राफ बना तो ये हो गया समय t और ये हो गया वेग v। यदि एक समान वेग से चल रही है यानी वेग कांस्टेंट है और टाइम बढ़ रहा है तो जो रेखा होगी वो इस तरीके से बनेगी। तो जो रेखा बनेगी वो समय अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम समय अक्ष के समांतर सरल रेखा। तो इसका आंसर होगा हमारा समय अक्ष के समांतर सरल रेखा। फिर अगला है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर परिक्रमण करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र। तो कक्षीय चाल का सूत्र होता है ये होगा हमारा g r मतलब जितनी ऊंचाई पर तो r प्लस h। तो ये हो जाएगा g r प्लस h। अगला है पदार्थ A का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ B से अधिक है। कौन सा पदार्थ अधिक मजबूत है। तो जिसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है वो अधिक मजबूत है। इसलिए जो A पदार्थ है A पदार्थ अधिक मजबूत होगा, अधिक मजबूत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द्रव की छोटी बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। फिर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला है असमान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। तो जो त्वरण की दिशा होती है वो हमेशा ही केंद्र की ओर होती है। तो ये वाला जो है वो सत्य है। अगला है विकिरण के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विकिरण के लिए जो ऊष्मा संचरण होता है इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये भी सत्य है। फिर अगला है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है। तो ये भी सत्य है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम जो है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जितनी ऊष्मा दी जाती है वो दो कामों में खर्च हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम के दाब में परिवर्तन समतापीय होता है। ये भी सत्य है। उसके बाद अगला है हमारा तरंग में पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तो ये असत्य है। पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, तो ये असत्य है। फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ यदि काउंट करें तो 1 2 3 4 यानी इसके अंदर 4 सार्थक अंक हैं।
3 सार्थक अंक है और यहाँ पे 0 भी सार्थक अंक में गिनी जाएगी। फिर अगला 0.007, इसमें सार्थक अंकों की संख्या यानी शून्येतर संख्या के बाईं तरफ जितने जीरो है उन्हें सार्थक अंक काउंट नहीं करते, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या 1 होगी। अगला प्रश्न है हमारा, दाब बल तथा दाब के विमीय सूत्र लिखिए। तो बल का फार्मूला F बराबर होता है ma, इससे लिख लेंगे m और a यानी त्वरण, तो त्वरण का LT⁻²। ऐसे ही दाब का लिख लेंगे, तो दाब P बराबर F/A, F का भी निकाला हमने mLT⁻² बटे A यानी क्षेत्रफल का L², तो एक L से एक L कट गया और ये हो जाएगा आपका m, एक L ऊपर चला जाएगा तो L⁻⁻1 और T⁻²। प्रश्न है हमारा प्रश्न 7 है, जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो सवारियां आगे की ओर गिर जाती है। इस घटना में शामिल नियम का नाम लिखिए तथा इसके द्वारा घटना को संक्षेप में समझाइए। अब यहाँ पे गाड़ी चल रही होती है और अचानक जो है ब्रेक लगाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर जो नियम काम करता है वो जड़त्व का नियम काम करता है। और जड़त्व के नियम के अंतर भी जड़त्व जो है 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो यहाँ वस्तु गतिशील है यानी बस गतिशील है, इसलिए यहाँ पर गति का जड़त्व काम करता है। ये तो इस तरीके से ये नियम काम करता है यहाँ। फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ गेंद के वेग की दिशा में चलाता है जिससे उसके हाथ में प्रभाव कम लगता है, इसे किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि जो संवेग परिवर्तन की दर ΔP/ΔT बराबर F, इसका मतलब यह है कि यदि ΔT यानी टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का मान कम हो जाएगा। तो खिलाड़ी जब अपने हाथ पीछे हटाता है तो कुछ समय का मान बढ़ जाता है, जब समय का मान बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। तो इस नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर से समझाया जा सकता है। या संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो आरोपित बल के समानुपाती होता है, तो ये होता है गति का दूसरा नियम, यानी गति के दूसरे नियम से इसको समझाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नियत बल F बराबर 2I + 3J न्यूटन लगाकर 5 kg द्रव्यमान की वस्तु का विस्थापन D बराबर 10 Jm किया जाता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य W बराबर होता है F × D। तो यहाँ से हम देख लेंगे F है हमारा 2I + 3J और D है हमारा 10J। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि 2I तो 2I + 3J और K नहीं है तो 0K, और इसके साथ ही ये हो गया 0I + 10J + 0K। तो I का I में गुणा करेंगे 0 हो गया, 10 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30 और इसका इसमें करेंगे तो 0। तो जो आंसर आया, कार्य जो आया वो आया हमारा 30 जूल। फिर अगला प्रश्न है, 1 ग्राम द्रव्यमान की पानी की बूंद पृथ्वी की सतह पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। यदि वायु में घर्षण की उपेक्षा की जाए तो पृथ्वी की सतह से टकराते समय बूंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से हम देखें तो 1 ग्राम की बूंद है, यानी यहाँ से देख लेते हैं कि बूंद यहाँ से फेंकी गई है। यहाँ से शुरू में जहाँ से फेंकी गई वहाँ से उसका वेग 0 होगा, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो गया और उसका द्रव्यमान हो गया 1 ग्राम। अब उसे 1 किलोमीटर की दूरी पे फेंका गया
1 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से जब फेंका गया है तो इसका मतलब ये है कि इतनी दूरी पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और गतिज, क्योंकि वेग नहीं है इसलिए जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी। इस पॉइंट पर यदि हम देखें तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, परंतु जो यांत्रिक ऊर्जा होती है या ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखें तो यहाँ पर कुल ऊर्जा और यहाँ पर कुल ऊर्जा दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी उसकी mgh हो गई, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 होगी। अब यहाँ पे यदि देखें तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, तो जितनी ऊर्जा उसके पास इस पॉइंट पे है उतनी ऊर्जा उसके पास इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे यदि हम देखें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास mgh, m यानी 1 ग्राम की वस्तु होती है, 1 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ इंटू जी का मान दिया है 10 इंटू h यानी किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000। तो इस पे भी 3 पॉइंट इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, यानी स्थितिज ऊर्जा होगी इस पॉइंट पर 10। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा तो 0 होगी परंतु गतिज ऊर्जा होगी हमारी 1/2 mv²। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से जितनी ऊर्जा यहाँ है उतनी ऊर्जा यहाँ होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ऊर्जा कितनी होगी, 10 होगी। तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mv² बराबर 10। तो सही आंसर जो होगा उसका 10 होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। तो प्रश्न 9 का उत्तर लिखते हैं, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। तो पहले बल आघूर्ण लिख लेते हैं। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। अब बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर बल इंटू दूरी, तो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। अब विमी सूत्र लिखेंगे, तो बल का विमी सूत्र हो गया, अब बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण mL⁻² इंटू r, तो दूरी हो गई, तो ये बन जाएगा mL²T⁻², ये हो गया। फिर अगला है हमारा जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो किसी वस्तु को किसी वस्तु का वह गुण जो घूर्णी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। और इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखना है, तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला mr², तो इससे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हो गया किलोग्राम/मीटर² मात्रक हो गया और विमी सूत्र हो गया mL²। इसी तरीके से सातत्य समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो सातत्य समीकरण है हमारा A1V1 बराबर A2V2। अब फिर अगला है
बर्नौली का सिद्धांत लिखिए तथा इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो बर्नौली की जो प्रमेय है उस प्रमेय के हिसाब से जब किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में कोई असायन द्रव प्रवाहित होता है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत होती है। इसके 2 उपयोग में हम लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा वेंचुरी मीटर और एक हो जाएगा हमारा पेंट स्प्रे। ये 2 इसके उदाहरण हैं या अनुप्रयोग है। अगला है ऊर्जा संविभाजन का नियम और स्वतंत्रता की कोटि। इसके डेफिनेशन है, एक आध सवाल सॉल्व कर लेंगे हम। चलो ये डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ऊर्जा संविभाजन का नियम, तो इसके हिसाब से तापीय संतुलन में किसी गतिशील निकाय की कुल ऊर्जा समान रूप से स्वतंत्रता की कोटि के बीच में विभाजित होती है। और अगला है स्वतंत्र कोटि किसे कहते हैं? तो इसका है कोई भी कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसे ही उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। अगला है प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं? धनात्मक x दिशा में गतिमान अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण लिखिए। तो प्रगामी तरंगे वे तरंगे जो माध्यम में एक नियत वेग से आगे की तरफ बढ़ती है, प्रगामी तरंगे कहलाती है। अब इसका जो समीकरण होगा वो होगा y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, ये फार्मूला होगा। फिर अगला है हमारा विस्पंद किसे कहते हैं? तो विस्पंद के लिए लिख लेते हैं जब लगभग बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे माध्यम में एक साथ उत्पन्न होती है तो उनकी तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। और इनका जो अनुप्रयोग होता है वो स्वरित्र में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से धरातल से फेंकी जाता है
गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा धरातल तक वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला लिख लेंगे हम, h बराबर v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। क्योंकि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर रहा है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1। तो इसमें हम मान रख देंगे v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बटे 2 और g का मान हो गया 10। तो ये हो जाएगा हमारा 400 बटे 20। तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर, यानी 20 मीटर हाइट तक जाएगा। अब हमें निकालना है कि उसको धरातल तक वापस आने में कितना समय लगेगा। तो समय निकाल लेते हैं हम गति के पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस AT। इसमें मान रखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तो यहाँ पे वेग 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। u का मान हमें दिया ही है 20, a ऊपर फेंके जाने पर त्वरण का मान ऋणात्मक होगा तो ये हो जाएगा ऋण 10 और t हमें पता नहीं है, तो ये हो गया 10 t बराबर 20। तो t बराबर हो जाएगा आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड यानी 2 सेकंड उसको जाने में टाइम लगा और उतना ही वापस आने में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के जो आंसर हुआ वो होगा आपका 4 सेकंड। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही वस्तु की स्थिति समीकरण से दी जाती है तथा जहां x मीटर में तथा t सेकंड में, t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 3 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वेग का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, v बराबर dx बटे dt। तो d बटे dt और x का मान है हमारे पास 8 प्लस 2t स्क्वायर। तो t के सापेक्ष ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4t। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, जब t इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे t का मान रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका वेग 0 हो जाएगा। जब t का मान हम 3 रखेंगे तो वेग का मान हो जाएगा 4 गुणित 3 यानी 12 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो बाकी के उसमें जो है परिभाषाएं प्रमेय इस तरीके से ही लिखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा देखने के लिए।